अब ये डिस्कशन में आ रहा है कि अगर कोई पार्टी के सिंबल पे, पार्टी के आइडियोलॉजी पे लड़के आ रहा है, तो या तो वो 5 साल रहे, और नहीं तो वो रिजाइन करने के बाद उसके लिए कूलिंग पीरियड लगाया जाए कि अगर हम्म। आप बीच में पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, सदस्यता छोड़ रहे हैं विधानसभा का, या पार्टी तोड़ रहे हैं, तो कम से कम किसी भी दल से, किसी भी राजनीतिक दल से 3 से 4 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक, इंदिरा गांधी ने भी वेलफेयर काम किए होंगे, जवाहरलाल नेहरू ने किए हो, राजीव गांधी, वीपी सिंह, तमाम नाम ले सकते हैं। तो शायद लगता था कि भाई स्टेट का काम ही है काम करना, वेलफेयर स्टेट काम ही है। लेकिन ये छपास वाला जो मामला आ गया है ना, छपास जो आपकी जी जिम्मेदारी है, और वो भी टैक्स पेयर के मनी से जिम्मेदारी है, वो छपास के चक्कर में जो है हर चीज पे, चाहे किचन हो, रसोई हो, पेट्रोल पंप हो, कोरोना में दवाई हो, 5 किलो राशन हो, कुछ भी हो, वो छपास आ गया उस। लेकिन आप देखते होंगे कि हर जगह क्या होता है कि जितने स्कीम जनता के टैक्स मनी से जो शुरू किया जा रहा है, उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री ने अपने जेब से निकाल के वो स्कीम जनता को दे दिया। वो हर जगह प्रधानमंत्री का फोटो है। फिर ये उससे भी नीचे गए, हेल्थ वाले स्कीम में तो इतना तक रहा, उसके बाद नीचे क्या चलने गए कि ये देखा गया कि जितने भी चुनाव हो रहे थे, तो चुनाव के दौरान जो ये जो फ्री राशन जो गवर्नमेंट की पहले की स्कीम है, ये मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी के टाइम से होगा, नेहरू के टाइम से होगा, मेरे बर्थ के बाद भी मैंने देखा है राशन में। तो उसमें क्या होता था कि इंदिरा गांधी का फोटो नजर नहीं आता था, ना राजीव गांधी का फोटो लगा होता था, ना मनमोहन सिंह का, बाद में देवगौड़ा भी आए, बीपी सिंह भी आए, किसी का फोटो नहीं लगा होता था। नरेंद्र मोदी के टाइम में क्या हुआ कि फोटो लगना शुरू हो गया, और फोटो लगाने के बाद जनता के बीच एक परसेप्शन क्रिएट होने लगा कि देखिए जो राशन है ना, नरेंद्र मोदी ने अपनी जमीन से उगाई है या अपना जो जेब का पैसा है उससे खरीद के आपको दिया है, और अगर नरेंद्र मोदी अगर सत्ता से चले गए तो ये राशन तो बंद हो जाएगा। उस बेचारे को ये नहीं पता कि ये तो नेशनल फूड का जो सेफ्टी का जो है मनमोहन सिंह के टाइम में बिल आया था, और उसी समय 2 लाख, 2.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ का पहले बजट रखा गया, 2 लाख करोड़ हो गया, और वो गवर्नमेंट के टैक्स मनी से एफसीआई के पूरे गोदामों को भरा जाता है और परचेज करके दिया जाता है। मोदी जी ने जो पिछले 9 साल में विदेश यात्रा की है और जो अरबों खरबों रुपया भारत सरकार का खर्च किया है, जो हम लोगों के टैक्स से पैसा इकट्ठा है, वो क्या है, उन्होंने जो विदेश यात्रा की है वो अपने पिताजी के पैसे से की। और अभी जो आपने देखा होगा कि वंदे भारत ट्रेन को ये झंडी दिखा रहे हैं, तो भाई साहब इसका आंकड़ा आ गया है कि केवल 4 वंदे भारत ट्रेनों को, इनको जो इन्होंने तो कई दिखाए हैं, पर रेलवे ने 5.6 करोड़ रुपया इनके कारण खर्च हुआ है, जो ये वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने गए हैं। देखिए वो जो फूड सेफ्टी जो स्कीम शुरू हुआ था, मैं इस पे बेसिकली आना चाहता हूँ कि ये जो फैक्ट्स है उस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि फूड सेफ्टी जो मनमोहन सिंह के टाइम में शुरू हुआ था, तो उस समय आपने याद किया होगा कि वो सारी जितनी भी योजनाओं में लोगों को जो डिलीवरी होती थी उसमें कहीं मनमोहन सिंह की फोटो नहीं होती थी। आपको ऐसा ही होता, आपको याद होगा कि नेशनल हेल्थ रूरल मिशन एक एनएचआरएम शुरू हुआ था, उसमें एम्बुलेंस पूरे देश में दिए गए थे, हर ब्लॉक को दिए गए थे एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस। उसमें कहीं आप देखते नहीं होंगे कि एकदम उसको यूपीए वाले बखान कर रहे हैं या मनमोहन सिंह का फोटो सामने दिख रहा है। इसी ढंग से मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया था, जिसको आप डेवलप रूप में आयुष्मान भारत के रूप में अभी आप देखते होंगे। मनमोहन सिंह के टाइम में 30,000 रुपए का बीमा था, प्राइवेट बीमा, प्राइवेट कंपनियों को भी उसमें काफी मुनाफा हुआ। ये ना सोचिए कि 5 किलो में, लेकिन वो जो 5 किलो मिल रहा है तो जनता को लगता है कि ये तो 5 किलो हमको मिल रहा है ना जी। अगर ये भी बंद हो जाएगा तो हम कहाँ से खाएंगे। उस सुरक्षा में जनता जो है वो 5 किलो देने वालों को वोट देती है जी। अब जब उससे ज्यादा लोग देने वाले आ गए कि कर्नाटक में हुआ कि 15 किलो देंगे, और अब ये हो गया कि हम ये भी फ्री देंगे, बस यात्रा भी फ्री देंगे, तो जनता को जो है क्या कहते हैं विकल्प मिल गया, और विपक्षी दलों को भी विकल्प मिल गया कि अगर आप 5 किलो दे रहे हैं तो 15 किलो देंगे। जनता के तो पैसे से देना है, कोई अपने पैसे से देना नहीं, कोई पिताजी के बैंक खाते से तो निकाल के देना नहीं है, तो उनको। भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही, क्या यहाँ सब कुछ बिकाऊ है? वोटर भी, नेता भी। पहले कहते हैं कि कैश दिए जाते थे, शराब बांटी जाती थी, अब सरकारी नीतियों के तहत भी लोग कहते हैं कि 5 किलो अनाज में
बिक गए। क्या ऐसा है क्या? यदि जनता से सवाल पूछा जाता है तो नेताओं से सवाल क्यों नहीं, जो एक मुश्त बिकवाली होती है, पार्टी सहित खरीद लिए जाते हैं या बिक जाते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज इसमें चर्चा करने वाले हैं जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, संजीव पांडे साहब हमारे साथ हैं। चर्चा ये करने वाला हूं कि आखिर फ्री बी के साथ इसको जोड़कर भी देखूंगा, क्या जनता इतनी नासमझ या समझ, जो भी समझिए, है कि वो 5 किलो अनाज में बिक सकती है, नेता 50 करोड़ में बिक सकते हैं। कल होके आप सेकुलर रहते हैं, परसों जाके कम्युनल हो जाते हैं। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है, कई राज्यों से एग्जाम्पल सब आते रहते हैं। ओवरनाइट कैसे लीडर जो है पाला बदल लेते हैं, वैचारिकी कैसे चेंज करते होंगे, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा अटपटा है समझना कि कभी हरा झंडा पहने हैं, कभी ब्लू पहने हैं और सीधे फिर जाके भगवा झंडा पहन लेते हैं। तमाम सो बिकने के कई स्तर हैं, बिकने के कई पैरामीटर्स हैं। जनता से जब सवाल पूछा जाता है और फ्री भी कह के अगर सवाल पूछा जाता है, कई बार नेताओं से सवाल क्यों नहीं, उनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि आपने जिस जिस जिन शर्तों पर, जिस एजेंडा पे अपने वोटर से वोट लिया था, ओवरनाइट पार्टी के पार्टी, दल के दल इधर से उधर कैसे चले जाते हैं, नेता बल्क में नेता कैसे चले जाते हैं। क्या नेताओं की कोई जिम्मेदारी है, वैचारिक या जनता से किया गया करार कोई जिम्मेदारी है अथवा नहीं है? दो खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब को और पांडे साहब को आप लगातार सुन रहे हैं। अब सीधे इसी मुद्दे पर लिए चलते हैं। पहले जेपी सर से बात करते हैं। जी सर। देखिए सर, 5 किलो पर हम बिकना नहीं कहते। जी। अगर मेरे मुंह से निकला हो तो ये गलत है। हमको ये देखना चाहिए कि हमारे देश में भूखमरी की स्थिति क्या है, हमारे देश में महंगाई कितनी है, लोगों को रोजमर्रा का सामान खरीद पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, या किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सवाल है कि इससे आप ये देखिए कि आपकी जनता की आर्थिक स्थिति कितनी खस्ताहाल है जी। कि वो 5 किलो जैसे अनाज पर अपना वोट दे करके आपको करोड़ों रुपए का वाला न्यारा, अरबों खरबों का वाला न्यारा करने के लिए चुनती है, और आप जनप्रतिनिधि न रह के उसके मालिक बन जाते हैं। सवाल इस बात का है कि इसका जो है, आप सिर्फ ये ना सोचिए कि 5 किलो में, लेकिन वो जो 5 किलो मिल रहा है तो जनता को लगता है कि ये तो 5 किलो हमको मिल रहा है ना जी। अगर ये भी बंद हो जाएगा तो हम कहां से खाएंगे। उस असुरक्षा में जनता जो है वो 5 किलो देने वालों को वोट देती है। जी। अब जब उससे ज्यादा लोग देने वाले आ गए कि कर्नाटक हुआ कि 15 किलो देंगे, और अब ये हो गया कि हम ये भी फ्री देंगे, बस यात्रा भी फ्री देंगे, तो जनता को जो है क्या कहते हैं विकल्प मिल गया, और विपक्षी दलों को भी विकल्प मिल गया कि अगर आप 5 किलो दे रहे तो 15 किलो देंगे। जनता के तो पैसे से देना है, कोई अपने पैसे से देना नहीं, कोई पिताजी के बैंक खाते से तो निकाल के देना नहीं है। तो उनको ये विकल्प मिल गया, तो जनता 5 किलो वालों को चुनेगी, 15 किलो वालों को चुनेगी। जिस देश में कहावत कही जाती है कि खाई नहीं कि माई नहीं, माने भोजन अच्छा है या माँ अच्छा, माँ अच्छी, तो नेचुरली वो भोजन अच्छा, भाई भोजन मिल रहा हो, माँ के साथ भूखमरी है। हमने लड़कपन में एक कहानी पढ़ी थी, अब उसका हमको वो तो याद नहीं आ रहा कि कहानी का शीर्षक क्या था, लिखने वाले क्या थे, कौन थे, लेकिन कहानी मुस्लिम परिवेश में थी कि जहां आपका जो है वो मतलब वो कोई महामारी आई थी और लोग मर रहे थे, और जो लोग जब 1-2 दिन नहीं मरे तो बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ कोई मर नहीं रहा, मलीदा कहाँ से होगा कि हम लोगों को खाना मिलेगा वहां से। तो हमको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो है मलीदा नाम का कोई रिचुअल होता है जिसमें जो है मतलब खाना मुफ्त में दूसरे जिसके यहाँ होता है उसके यहाँ से आता है, या जो 40वां होता है उसमें भी तमाम लोगों को खिलाया जाता है। यहाँ इनके यहाँ जब आप मिट्टी में, जब हम लोग यहाँ तो एक मिट्टी में आप जाते हैं किसी के भी शव यात्रा में तो लौट के बहुत लोग खाते नहीं है। अब खाने की परंपरा है तो भी अपने घर खाते हैं, अगले के घर जिसके यहाँ कोई मरा रहता है उसके यहाँ तो कोई खाता नहीं है। लेकिन इन लोगों के यहाँ की जो मिट्टी में जाते हैं अगर घर लौट के आते हैं तो उनके लिए बिरयानी बनी रहती है खाने के लिए।
जी वो लौट के बिरयानी खाते हैं। अब ये परंपरा है, हम इसके पर बहस नहीं कर रहे कि अच्छी है या बुरी है। अब इसमें अगर भूखमरी मरी हो, लौट के बिरयानी खाने को मिलती हो, तो कोई भी बच्चा जो भूखमरी का शिकार है वो माँ से अपने पूछ सकता है कि अम्मा आज कोई मरा नहीं तो आज कहाँ बिरयानी मिलेगी। तो बात यहाँ इस नजरिए से देखने की है कि जब आप फ्री बीज बांट के आप सत्ता पर आते हैं और आपसे ज्यादा बांटने वाले आ जाते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात, केवल फ्री बीज नहीं है, मोदी जी ने पिछले 9 साल में विदेश यात्रा की है और जो अरबों खरबों रुपया भारत सरकार का खर्च किया है, जो हम लोगों के टैक्स से पैसा इकट्ठा है, वो क्या है, उन्होंने जो विदेश यात्रा की है वो अपने पिताजी के पैसे से की। और अभी जो आपने देखा होगा कि वंदे भारत ट्रेन को ये झंडी दिखा रहे हैं, तो भाई साहब इसका आंकड़ा आ गया है कि केवल 4 वंदे भारत ट्रेनों को इनको जो इन्होंने तो कई दिखाए हैं, पर रेलवे ने 5.6 करोड़ रुपया इनके कारण खर्च हुआ है जो ये वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने गए हैं। वो जो 5.6 करोड़ रुपया है वो किसका रुपया है? रेलवे के पिताजी का है कि जनता के द्वारा इकट्ठा किए टैक्स का पैसा है? और प्रधानमंत्री जी की उसको चमकाने के लिए 5.6 करोड़ खर्च हुआ है। तो सवाल इस बात का कि ये क्या है, ये फ्री बीज में ये शामिल नहीं है कि जो आप सरकारी खर्चे से जो है ट्रेनों को झंडी दिखा रहे हैं। भाई बीच में हुआ था कि सुरक्षा कारणों से, तमाम कारणों से जो है वो क्या कहते हैं, एक ही जगह बैठ के बटन दबा करके इलाहाबाद से लेके कोयम्बटूर तक का मामला उद्घाटित हो जाता था। और अब आप झंडी दिखाने जा रहे हैं, झंडी में फोटो खींच रही है, महिमा मंडित हो रहे हैं, और वो पैसा रेलवे का खर्चा हो रहा है आपकी सुरक्षा और दुनिया भर के ताम झाम पर। क्या ये गरीब देश केवल झंडी दिखाने के लिए 4 ट्रेन में 5.6 करोड़ खर्च कर सकता है? क्या इसकी ऐसी माली हालत है? क्या इसकी आर्थिक जो है वो दुरावस्था दूर हो गई है? अर्थव्यवस्था एकदम जो है बिल्कुल लहलहा रही है, जीडीपी जो है बिल्कुल लहलहा रहा है, जो आप जो खाली ट्रेन की झंडी दिखाने में इतना रुपया खर्च कर रहे हैं। अभी जो विदेश यात्रा पर आप गए हैं वो क्या जापान फ्रांस सरकार ने प्रायोजित की है या आप जो है भारत सरकार के खर्चे पर गए हैं? और भारत सरकार के खर्चे का मतलब उसका बियर किसने किया? आप इतना जो है ताम झाम के साथ सुरक्षा जो है अपने चारों तरफ आप लोगों ने घेरवा लिया है। भाजपा के छोटे छोटे नेता और संघियों को जो सुरक्षा मिली है जनता के खर्च से, वो खर्च किसके पैसे से हो रहा है? अगर आपको अपनी जान की रक्षा करनी है तो आप अपनी प्राइवेट आर्मी तक की रक्षा कराइए ना, सरकारी ताम झाम की क्या जरूरत? और फिर इतने गरीब देश में अगर इतने सरकारी ताम झाम से जो है आप अगर जो है मतलब आपकी सुरक्षा हो रही है, तो मैं तो कह रहा हूँ फिर ये गरीब देश नहीं है, फिर तो ये लुटेरों का देश बन गया है। क्या बात। संजीव जी, बड़ा ही गंभीर सवाल जेपी साहब उठा रहे हैं कि 21वीं सदी में जहां मंगल पर लोग जा रहे हैं, कैप्सूल खा के भी रह लेते हैं, एनर्जी मिल जाती है इतना, वहां भारत बड़ी डेमोक्रेसी, बड़ी महान संस्कृति, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और लोगों की हालत ये हो गई है कि वो 5 किलो 10 किलो 15 किलो जो कुछ भी हो, अनाज, तेल, साबुन, दवाई कुछ अवेलेबल नहीं है, और वो सरकार दे रही है और कह रही है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सरकार कह रही है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं 5 किलो अनाज देके, और जनता एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूँ। आप लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं तो प्रयागराज में रहता हूँ जी। दिल्ली में मैंने स्वयं अपनी आंख से जब पिछली बार गया था तो देखा था कि एक पास लोकेलिटी में जो घर से खाना फेंका गया था जी, एक गरीब आदमी मैला कुचैला पहने उसमें से खाना उठा के खा रहा था, वो फेंका हुआ खाना। नेचुरली वो खाना या तो जूठा फेंका गया होगा या बासी तेवासी हो गया होगा, जो घर के लोग सोचते होंगे कि हमारे खाने योग्य नहीं है। जहां इतनी गरीबी हो वहां 5 किलो राशन का महत्व आप अपने आप समझ सकते हैं। जी 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 संजीव जी, देखिए, पहले अनाज तो का महत्व, पहले 5 किलो अनाज के मामले में बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 5 किलो अनाज पहले भी दिया जाता था। ये बहुत पुराने समय से चल रहा है। राशन कोटा हमारे, हम जब बचपन में थे तब भी एक कोटा प्रणाली था, चीनी सस्ती मिलती थी, गेहूं सस्ता मिलता था, और ये दुनिया के तमाम मिट्टी का तेल, तो दुनिया के कॉपी, प्रभात पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका, दुनिया के तमाम देशों में एक जो सोशल वेलफेयर सपोर्ट जो होता है
वो उस देश की गरीब जनता को दी जाती है। और वो सपोर्ट इसलिए, वो समर्थन या वो जो व्यवस्था इसलिए की जाती है कि देश के जीडीपी और देश के डेवलपमेंट में उनका एक रोल होता है। जैसे एक गरीब व्यक्ति को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जो गांव में किसी को दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो दिन भर अनाज बैठ के खा रहा है। वो घर से निकलता है, मेहनत करता है, और अगर उसका मंथली लेबर का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो उसका लेबर का परफॉर्मेंस अगर अनाज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 50 किलो अनाज पूरे मुल्क को दे रहा है। अगर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो 100 किलो अनाज के बराबर प्रोडक्शन का काम कर रहा है। अलग अलग हर आदमी का यहाँ योग है। तो दुनिया के हर कंट्री में एक व्यवस्था होती है कि जो गरीब आदमी है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको फूड, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी दुनिया के तमाम देशों में इसकी व्यवस्था है, चाहे वो डेवलप कंट्री हो चाहे अंडर डेवलप कंट्री हो। अब मसला है कि ये फिर भी मसला बन गया और उस पर कहने लगे कि वोटर को खरीदने लगे या वोटर बिकने लगे। अब देखिए, जो फूड सेफ्टी जो स्कीम शुरू हुआ था, मैं इस पे बेसिकली आना चाहता हूँ कि ये जो फैक्ट्स है उस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि फूड सेफ्टी जो मनमोहन सिंह के टाइम में शुरू हुआ था, तो उस समय आपने याद किया होगा कि वो सारी जितनी भी योजनाओं में लोगों को जो डिलीवरी होती थी उसमें कहीं मनमोहन सिंह की फोटो नहीं होती थी। आपको ऐसा ही होता, आपको याद होगा कि नेशनल हेल्थ रूरल मिशन एक NHRM शुरू हुआ था, उसमें एम्बुलेंस पूरे देश में दिए गए थे, हर ब्लॉक को दिए गए थे एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस। उसमें कहीं आप देखते नहीं होंगे कि एकदम उसको यूपीए वाले बखान कर रहे हैं या मनमोहन सिंह का फोटो सामने दिख रहा है। इसी ढंग से मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया था, जिसको आप डेवलप रूप में आयुष्मान भारत के रूप में अभी आप देखते होंगे। मनमोहन सिंह के टाइम में 30,000 रुपए का बीमा था, प्राइवेट बीमा, प्राइवेट कंपनियों को भी उसमें काफी मुनाफा हुआ, और नरेंद्र मोदी के टाइम में उसको घुमा के 5 लाख किया गया। लेकिन आप देखते होंगे कि हर जगह क्या होता है कि जितने स्कीम जनता के टैक्स मनी से जो शुरू किया जा रहा है, उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री ने अपने जेब से निकाल के वो स्कीम जनता को दे दिया। वो हर जगह प्रधानमंत्री का फोटो है। फिर ये उससे भी नीचे गए, हेल्थ वाले स्कीम में तो इतना तक रहा। उसके बाद नीचे क्या चलने गए कि ये देखा गया कि जितने भी चुनाव हो रहे थे, तो चुनाव के दौरान जो ये जो फ्री राशन जो गवर्नमेंट की पहले की स्कीम है, ये मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी के टाइम से होगा, नेहरू के टाइम से होगा, मेरे बर्थ के बाद भी मैंने देखा है राशन में। तो उसमें क्या होता था कि इंदिरा गांधी का फोटो नजर नहीं आता था, ना राजीव गांधी का फोटो लगा होता था, ना मनमोहन सिंह का, बाद में देवगौड़ा भी आए, बीपी सिंह भी आए, किसी का फोटो नहीं लगा होता था। नरेंद्र मोदी के टाइम में क्या हुआ कि फोटो लगना शुरू हो गया, और फोटो लगाने के बाद जनता के बीच एक परसेप्शन क्रिएट होने लगा कि देखिए जो राशन है ना, नरेंद्र मोदी ने अपनी जमीन से उगाई है या अपना जो जेब का पैसा है उससे खरीद के आपको दिया है, और अगर नरेंद्र मोदी अगर सत्ता से चले गए तो ये राशन तो बंद हो जाएगा। उस बेचारे को ये नहीं पता कि ये तो नेशनल फूड का जो सेफ्टी का जो है मनमोहन सिंह के टाइम में बिल आया था, और उसी समय 2 लाख, 2.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ का पहले बजट रखा गया, 2 लाख करोड़ हो गया, और वो गवर्नमेंट के टैक्स मनी से एफसीआई के पूरे गोदामों को भरा जाता है और परचेज करके दिया जाता है। तो ये जो है, ये एक मार्केटिंग इन्होंने किया या जनता को बताया कि देखो भाई, हमारे टुकड़ों पे तुम पल रहे हो तो हमें वोट कैसे नहीं दोगे। ये एक जो था नरेंद्र मोदी की प्लानिंग थी। अब उस प्लानिंग के तहत वो सक्सेस भी हुए। निश्चित रूप से जो गरीब मतदाता है उसको लगता है कहीं ये स्कीम बंद भी ना हो, और दूसरा है कि इनके जो प्रचार करने वाले हैं वो डरा भी देते हैं कि अगर मोदी जी हार गए तो स्कीम बंद हो जाएगा। उसको इन्होंने काउंटर किया दूसरे वेलफेयर स्कीमों से, जो आपने शहरों में देखा होगा कि कहीं फ्री बस सर्विस कर दिया गया दिल्ली में, कहीं बिजली किया गया, क्योंकि काउंटर तो करना था। तो अब जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीजें सरकार दे रही है वो तो उसका अधिकार है, वो उसको कोई सेवा भावना से या कोई एहसान नहीं कर रहा है। वो जो भी जनता ले रही है वो उतना ही वो योगदान भी दे रहा है उसके प्रोडक्शन में, देश के विकास में, जीडीपी में, सबका उनका योगदान है। अब सवाल ये है कि क्या है कि जनता को इस ढंग से उन्होंने डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की है मानसिक रूप से, कि जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं। वैक्सीन पहले भी लगता था, आपको याद होगा, बीसीसी का जो टीका है हमारे हाथ में भी ऐसे लगा, हम लोग के हाथ में है, हाँ लगा हुआ है। तो वो तो अच्छा था कि वो उस समय, अब पता नहीं वो गांव में नर्स आती थी, वो लगा के चली जाती थी, हमें भी वैसे ही लगा होगा बचपन में, अब हमें तो याद नहीं है। वो उस समय हम इंदिरा गांधी देश में शासन कर रही थी। अब वो मेरी माँ और मेरे पिताजी को शायद इंदिरा गांधी के फोटो वाला कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया कि इंदिरा गांधी के रहमो करम पे तेरा जो ये है बीसीजी का टीका लग गया है तेरे हाथ पे, अब तेरा जो बेटा है जिंदा रहेगा। ये इंदिरा गांधी का रहमो करम है।
कि इंदिरा गांधी के कारण तेरा बेटा जिंदा रहेगा। अब वो इंदिरा गांधी शायद समझ नहीं पाई थी कि इसका भी बेनिफिट होगा। मोदी जी को ये पता चल गया, तो मोदी जी ने कहा कि कोविड में जिसको टीका लगेगा कहोगे मोदी जी ने टीका बनाया है, मोदी जी ने रिसर्च किया था, और ये मोदी जी के फोटो के कारण अब तुम बचोगे कोविड से। तो ये मोदी जी ने टीका लगवा दिया, अब उसका फोटो भी आ गया, अब पूरा देश जय जय कर रहा है। अगर मोदी जी ना होते तो सारा टीका नहीं बनता, और टीका ना होता तो हम लोग सब मर जाते। ठीक है, तो ये जो एक 21st सेंचुरी में जो बीजेपी का मार्केटिंग प्लान है हर चीज में, वो उसको उसी हिसाब से अब आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे केजरीवाल इस मामले में मोदी जी को जवाब देते हैं बहुत प्यार से, कहते हैं पैसा सबसे ले लेना, वोट हमको देना, पैसा सबसे ले लो, मना ना करो। अगर कह देंगे कि पैसा ना लेना तो वोटर कहेगा यार ये तो पागल आदमी, हम लोग का पैसा रुकवा रहा है, पैसा भी ले लेने देगा और वोट भी खुद देना चाहता है। सवाल यह है कि जनता इतनी मासूम है कि वो 5 किलो अनाज लेके चाहे पैसा लेके जिससे लेगा उसी को वोट देगा। देखिए, जनता को अगर डराया जाएगा कि तेरा ये सारी स्कीम हम बंद कर देंगे, जनता में एक भय उत्पन्न किया जाएगा हर चीज में, जनता में ये परसेप्शन दिया जा रहा है कि मोदी ना होते तो अब तक चीन भारत पे कब्जा कर लिया होता। जनता इतना समझ ही नहीं पा रही है कि चीन ने तो ऑलरेडी 25 पेट्रोलिंग पॉइंट आपका कब्जा कर रखा है, और हमारे मोदी जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जनता में परसेप्शन तो ये पैदा किया कि तो मोदी जी था, भारत बच गया ना, तो अब तक तो दिल्ली पे चाइना जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री होते। ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है इस देश के अंदर। मतलब कि जनता को परसेप्शन जिस ढंग से व्हाट्सएप सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो वो चीजों उस चीज को कैसे काउंटर करना है, ये अपोजिशन को देखना होगा। देखिए, जो यूनिवर्सल, अब तो आज बड़ा अच्छा एक आर्टिकल छपा इंडियन एक्सप्रेस में कि राजस्थान सरकार यूनिवर्सल एक मिनिमम बेसिक इनकम का कोई बिल लेके आ रही है राजस्थान के अंदर। अब वो चाहे थ्रू पेंशन के थ्रू दे, चाहे और भी तरीके हैं उसको देने के, कि मिनिमम हर बंदे को ये इनकम होना चाहिए। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है या टारगेटेड बेसिक इनकम पूरे यूरोप के अंदर है कि हर बंदे को मिनिमम इनकम हो। और अब वो जो है सोशल वेलफेयर और फ्री बी से आगे राजस्थान सरकार बढ़ रही है। मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को भी अब बहुत अच्छी समझ हो गई है और इस तरह की चीजों को लेके आ रहे हैं। तो पूरी दुनिया के तमाम देशों में, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों में एक मिनिमम बेसिक इनकम का फिलॉसफी रखा गया है कि मिनिमम हमने जनता को इतना उपलब्ध कराना ही कराना है ताकि जनता भूख से ना मरे। चाहे वो जैसे दो, आप चाहे राशन के रूप में दे दो, चाहे डायरेक्ट उसके ट्रांसफर कर दो उसके अकाउंट में पैसा, चाहे उसको पेंशन के रूप में दो, चाहे उसके बच्चा एजुकेशन में रहे तो उसको लोन के रूप में दो। मिनिमम है कि उसका कुछ ना कुछ खर्चा उठाना सरकार की जिम्मेवारी है, कर्तव्य नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जनता, आप सरकार किस लिए बने हैं, एक स्टेट किस लिए, स्टेट का कंसेप्ट क्यों आया, स्टेट और जनता के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, जो शासन करने वाले और जनता के बीच एक एग्रीमेंट है कि जनता स्टेट के लिए ये करेगी और उसके बदले में जो स्टेट है जनता के बदले ये करेगा। स्टेट को एहसान नहीं कर रहा होता है किसी भी चीज में जनता को, जनता ने स्टेट को चुना है, जनता ने स्टेट को बनाया है। शासन और जो जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है उसके बीच एक अनुबंध हुआ है, उस अनुबंध के आधार पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनता भूख से ना मरे। ये तो जो बड़े जो मतलब कि क्रूर शासक होते थे वो भी अकाल के टाइम में या जो क्या कहा जाता है कोई बहुत आपदा आ गई तो उस टाइम पे अपने सारे सरकारी गोदाम खोल दिया जाता था क्योंकि उनके स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो नरेंद्र मोदी ये जो है एहसान नहीं कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक बात जरूर आएगी कि आखिर गरीब जनता खरीदी जाती है, इस पे सवाल उठता है कि भाई आइडियोलॉजी वो क्यों छोड़ते हैं। सवाल ये है कि उनको पेट की लालच है, वो सुबह उठता है, शाम तक कमाता है, शाम तक रोजी रोटी करता है, 500 300 200 रुपया 100 रुपया कमा रहा है, उसी में उसको घर चलाना होता है। उसके लिए 5 किलो अनाज एक महत्व है और 5 किलो अनाज में अगर वो नहीं मिलेगा तो हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसको भूखा भी रहना पड़ता है क्योंकि उसका इनकम गवर्नमेंट ने इतना नहीं किया इस देश के अंदर कि उसकी इनकम कम से कम इतना हो जाए ताकि वो दिन भर का खाना कर सके। अब सवाल ये है कि उससे हम आइडियोलॉजी की उम्मीद करते हैं कि वो लेफ्ट है तो लेफ्ट की तरफ रहे, वो कांग्रेस है तो कांग्रेस की तरफ रहे, और अगर वो कोई और विचारधारा का है तो रहे। लेकिन देखिए कि इस देश के अंदर जितने जनता ने उनको चुना है, उनकी देखिए उनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट क्या होती है कि जो 100 रुपये वाला 500 रुपये, 1000 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 5,000 10,000 वाला आदमी जो एमपी है वो हजारों करोड़ का बंदा हो जाता है। और तो और आप देखिए कि दल बदल कैसा होता है, वो सेकुलर से सीधा कॉम्युनल हो जाता है, सीधा जो बीजेपी को गाली दे रहा होता है। ये देखिए कि
मध्य प्रदेश में थे, कौन से महाराजा जो थे लगातार सेकुलरिज्म की बात करते थे, ग्वालियर वाले, वो भाजपा में जाके बहुत बड़े धार्मिक हो गए। उसी ढंग से अजीत पवार का ले लीजिए, उसी ढंग से सिंधिया हो गए, राजेश पायलट के बेटे भी, जो राजेश पायलट तमाम सेकुलरिज्म के लिए लड़ते हुए करते थे कि उनकी फैमिली एक उदाहरण थी सेकुलरिज्म का, वो भी भाजपा के साथ मिल गए थे सत्ता के लिए। तो इनकी आइडियोलॉजी कहाँ चली जाती है सत्ता में? चुनाव जो जीतते हैं तो उस समय कहते हैं कि हम सेकुलर रहेंगे, हम बीजेपी के धर्म की राजनीति का विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही पता नहीं क्या प्रेशर पड़ता है, क्या लोग होता है कि ये 2 मिनट में बिकने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ये इनसे एक अहम सवाल पूछना चाहिए कि आपकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट क्या है भाई? जी जेपी सर, जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक, इंदिरा गांधी ने भी वेलफेयर काम किए होंगे, जवाहरलाल नेहरू ने किए, और राजीव गांधी, वीपी सिंह, तमाम नाम ले सकते हैं। तो शायद लगता था कि भाई स्टेट का काम ही है काम करना, वेलफेयर स्टेट काम ही है। लेकिन छपास वाला जो मामला आ गया है ना, छपास जो आपकी जिम्मेदारी है, और वो भी टैक्स पेयर के मनी से जिम्मेदारी है, छपास के चक्कर में जो है हर चीज पे, चाहे किचन हो, रसोई हो, पेट्रोल पंप हो, कोरोना में दवाई हो, 5 किलो राशन हो, कुछ भी हो, वो छपास आ गया उस। देखिए इसकी मार्केटिंग हो रही है। बात यह है कि पहले जब होता था तो ये वेलफेयर स्टेट का वेलफेयर का स्टेप होता था, अब इसकी मार्केटिंग 5 किलो राशन से हो गई है कि जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, जो आपका जो है और कोई गिफ्ट दिया जा रहा है तो उसमें बाकायदे जो है उसके झोले पर, उसके बोरी पर, उसके उस पर प्रधानमंत्री का चित्र है। और मैंने एक बार पहले भी बताया था कि 1 रुपए में 1 किलो जयललिता राशन देती थी, लेकिन आखिर 1 किलो का 1 रुपया लेती थी ना। यहाँ तो बिना रुपया दिए राशन मिल रहा है और इसकी मार्केटिंग हो रही है और साथ में ये डराया जा रहा है। लेकिन जब विपक्ष ने ये बात समझ ली तो समझने के बाद उसने भी जो है वो अपना खजाने का मुंह खोल दिया कि सरकारी खजाने का खोलना, तो वादा करने में क्या है, हम सरकारी खजाने से देंगे, सरकार तो हमारी चलेगी। तो अब वो जवाबी कीर्तन हो गया है, तो अब गिनती उल्टी शुरू हो गई। फिर इनको चिंता हो गई कि अगर अब हम क्या फ्री बी का जो है वो करेंगे जो उनसे भारी हो। तो सवाल इस बात का है ना कि सबसे बड़ी बात है कि जब ये 5 किलो वाला राशन शुरू हुआ तो जब तक ये विपक्षी दल समझे और उसके लिए वैकल्पिक रूप से जिस तरह अब कर रहे हैं उस तरह तो उन्होंने कभी, बहन मायावती ने तो अपने वोटरों से कहा नहीं कि हमारी सरकार का इंतजार करो, बनेगा तो ये 5 किलो दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे, हम 20 किलो देंगे, हम 15 किलो देंगे। इसके पहले कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं कहा था। अब तो कर्नाटक से शुरू हुआ है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उन्होंने कहा 15 किलो अनाज देंगे। और सरकार इतना घबरा गई कि एफसीआई में चावल का भंडार होने के बावजूद भी जो है उनको चावल नहीं दिया कर्नाटक को, वो उसकी जगह पैसा दे रहे हैं। ऐसे बस में यात्रा है ना। तो सवाल इस बात का है कि ये जनता को जब कोई आदमी इस तरह का फ्री भी दे रहा है तो आपके सामने ये चुनौती है कि आप ये जनता को इंश्योर कीजिए कि अगर हमारी सरकार आएगी तो भी हम जो है वो जो दे रहे हैं उसमें कमी नहीं करेंगे, बल्कि इतना बढ़ा के देंगे। जो बढ़ा के दे रहे हैं तो आपको कहना पड़ेगा कि हम भी इतना बढ़ा के नहीं, इसमें और 5 किलो जोड़ के देंगे। सवाल इस बात का है कि जब चूहा दौड़ आपने शुरू की है तो दौड़ना तो पड़ेगा ही, आपको नहीं दौड़ेंगे तो मुंह के बल गिर जाएंगे। आपने कहा था कि जनता जो है वो क्या कहते हैं बेवकूफ है जो 5 किलो बिक जाती है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता अपने भोजन के लिए डरी हुई है। लेकिन अब जब जनता के सामने वैकल्पिक प्रस्ताव आ गया है तो जनता की वो जो बेवकूफी थी वो खत्म हो गई है। इस पर मैं आपको एक छोटी सी लोक कथा सुनाना चाहता हूँ जी। एक टोपी बेचने वाला जब मरने लगा तो उसने अपने लड़कों को कहा कि बेटा तुम भी टोपी का धंधा करो। बोला हाँ। बोला कि एक बार मैं जंगल में जा रहा था और मैं टोपी का जो है वो रख करके सर पर जो डोलचा था उसको जो है जमीन में रख के सो गया। सारे बंदर आए, हमारी टोपी जो है उसमें से उठा उठा के लेके पेड़ पर चढ़ गए। तो कभी ऐसा हो बेटा, तो हमने क्या किया कि बंदरों को देख के अपनी वाली टोपी नीचे फेंकी, सारे बंदरों ने टोपी फेंक दी, मैंने फिर सारी टोपी उठाई और मैं लेके चला गया। ये मरने के बाद लड़के के साथ यही कहानी हो गई कि वो गया यही तरह हो गया। तो उसने सोचा कि पिताजी की याद आ गई कि अच्छा उन्होंने टोपी फेंकी थी तो बंदर भी टोपी फेंक देंगे। उसने उठा, उसने भी अपनी टोपी ऐसे उतार के फेंकी। धीरे से एक बंदर ऊपर से नीचे उतरा, वो उसी वाली टोपी भी लेके ऊपर चला गया। तो अब जनता इस तरह की हो गई है, जैसे केजरीवाल ने कहा ना, वैसे और नेता भी कहते हैं भैया जो दे सबसे लो,
वोट तो हमको दो या हमारी पार्टी को दो, क्योंकि हम तुम्हारा ये फेयर करेंगे। तो ये विकल्प जब जनता के सामने रहेगा तो जनता डरेगी नहीं ना। और विकल्प के अलावा भी जब आप जीतेंगे तो जीतने के बाद आप ईमानदारी से उसको लागू करेंगे, जैसा कि कर्नाटक सरकार लागू कर रही है। नहीं तो होता है कि जीतने के बाद आपका जो पलटी मार देते हैं कि अच्छा अभी नहीं होगा तो 6 महीने बाद बजट का इंतजाम करेंगे तब देखेंगे तो फलाना होगा। तो इससे जनता में फिर जुमला भी कह निराशा, देते हाँ, जीतने के बाद निराशा भी बोलते होने हैं लगती है, हाँ, जुमला भी हो जाता है। और साथ में वो विपक्षियों को भी ये कहने का मौका मिलता है, देखा हमने कहा था ना कि इनकी औकात नहीं है, जबरदस्ती वादा करके आप लोग बेवकूफ बन गए। तो जनता बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है, जनता चाहती है बिल्कुल रिजल्ट। और जनता खूब जानती है कि जब आप हमारे पैसे से, जनता के टैक्स से आप ऐश कर रहे हो, कोई प्रत्यक्ष कर जो जनता जो आपका क्या कहते हैं जो इनकम टैक्स वही लोग हैं जिनका ये आंकड़ा बीच में जारी करते हैं कि टोटल 3 लाख देते हैं इनकम टैक्स, 3 करोड़ देते हैं, ये देते, बाकी लोग नहीं देते। लेकिन बाकी लोग पानी पीने से लेके, चावल खाने से लेके, सब्जी खाने से लेके, तेल खाने से लेके, दवाई लेने से लेके, जो काम भी करते हैं सब में अप्रत्यक्ष टैक्स जो है सरकार का लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो है मतलब आप इनकम टैक्स अगर डायरेक्ट नहीं देते तो आप टैक्स पेयर नहीं है। आपसे अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन के हर क्षेत्र में टैक्स वसूला जा रहा है। तो समाज सेवा कर के रूप में वसूला जा रहा है। उसमें जो आपका वो टैक्स लगा हुआ उससे वसूला जा रहा है, तब जीएसटी के माध्यम से वसूला जा रहा है, हर तरह से आपसे वसूला जा रहा है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप इंडिविजुअल टैक्स दे तभी आप टैक्स पेयर कहेंगे। पूरी देश की जनता टैक्स पेयर है, क्योंकि बिना टैक्स वसूली के सरकार का कोई काम ही नहीं है। तो सरकार ये तो बताती है कि अप्रत्यक्ष टैक्स से कितना आया, ये नहीं बता, वो प्रत्यक्ष टैक्स से ये नहीं बताती कि अप्रत्यक्ष टैक्स से कितना वसूली हुई तमाम मदों में। ये कभी बताया है सरकार ने? हमको तो नहीं दिखाई पड़ा कि कभी उन्होंने बताया हो कि अप्रत्यक्ष टैक्स जो हमने जो है हर चीज पे जो लगा रखा, पानी से लेके आसमान तक, उससे कितना टैक्स आया। तो सवाल इस बात का है कि जनता बहुत होशियार हो गई। वो टोपी वो वाला मामला नहीं कि आपने फेंक दिया तो उन्होंने फेंक दिया, उन्होंने कहा आओ बेटा बताते हैं, दे रहे ना लाओ दो। लेकिन जो पहले कभी कांग्रेस साड़ी बांटती थी, टिकुली बांटती थी, तो वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते अब इस तरह की सब चीजों पर आ गया। तो अब इस तरह की चीजों पर आने के बाद अब ओपनली होने लगा कि वो ये दे रहे हैं तो हम उधर 5 किलो दे रहे हैं, हम 15 किलो देंगे, हम साथ में बस यात्रा भी देंगे, हम साइकिल भी देंगे, हम मोटरसाइकिल भी देंगे, हम मोपेड भी देंगे, हम बच्चों को जो है वो आपका फोन भी देंगे, हम जो है लैपटॉप भी देंगे। अब जब इस पर कंपटीशन आ गया है तो आइए अब कंपटीशन में। अब आप क्यों रो रहे हैं कि फ्री फीस फ्री फीस? अब आप लेख लिखवा रहे हैं इसके ऊपर। संजीव भाई ने कल तो ठीक बताया था कि राफेल लेने के पहले से ये परसेप्शन बनाया जा रहा था कि राफेल नहीं लिया जाएगा तो भारत की सुरक्षा बहुत खतरे में पड़ जाएगी। इसी तरह अब ये परसेप्शन बनाया जाए कि फ्री फीस के नाम पर लुटाया जा रहा है। उसी तरह जैसे बीपी सिंह ने पहली बार जब वो क्या कहते हैं बीपी सिंह की सरकार बनने के बाद जब बैंकों ने किसानों का कर्जा माफ किया था, तो लगातार कई साल तक हमने स्वयं भाई अखबार के अध्येता होने के नाते मैंने देखा कि तमाम लेख निकल रहे हैं कि बीपी सिंह के इस योजना की वजह से बैंकों को पलीता लग गया, जबकि बैंकों को आर्थिक उदारीकरण के कारण पलीता लगा। जी अंतिम में छोटी छोटी एक टिप्पणी, क्या नेताओं के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होना चाहिए? तो ये जीतते हैं किसी और सिंबल पे, जीतते हैं किसी और विचारधारा पे, और अचानक जो है गायब हो जाते हैं, अपोजिट पलटी मार देते। क्या कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? असली तो लूट वहां तो हो रहा है। नहीं, वो तो हो ही रहा है। साफ है, आप ये देखिए कि जो संकल्प पत्र या जो घोषणा पत्र इनका होता है वो एक बार जारी कर देते हैं, उस घोषणा पत्र के बिंदुओं पर ये कभी भाषण नहीं देते। आपके बीजेपी के घोषणा पत्र में बहुत दिन से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड शामिल है, लेकिन आपने कभी किसी चुनाव में बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया कि हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करेंगे? दूसरी बात ये कि आपकी सरकार 9 साल से है, ये जब आखिरी चुनाव साल आया तब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की याद आ गई। अभी तो आपके हाथ पांव फूले हैं। कश्मीर का मामला जो उठ गया है, क्योंकि कश्मीर में आपने जो तथाकथित एफिडेविट दे के दावा किया है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जैसा कि कुछ नहीं हो रहा है। कश्मीर में अभी भी पत्थर चल रहे हैं, कश्मीर में अभी भी आतंकवादी गतिविधि चल रही, कश्मीर में आए दिन जो है वो क्या कहते हैं मुठभेड़ हो रहे हैं, कभी सुरक्षा बल मारे जा रहे हैं, कभी जो है कथित आतंकवादी मारे जा रहे हैं। कहीं कोई रियायत और राहत नहीं है, और सुरक्षा के नाम पर इतना खर्च हो गया। लेकिन जो कश्मीर को आपने 3 हिस्से में बांट दिया और बिना चुनाव कराए अपना एक जो है क्या कहते हैं
मतलब क्या कहते हैं, स्टैंप जो है वो गवर्नर बना के रखा, जो केवल आपके जो है निर्णयों पर स्टैंप लगाए, केवल मोहर लगाए, आपने गवर्नर रखा, तो इसको कहां से जस्टिफाई करेंगे जो आपने 3 हिस्से में बांट दिया, अभी तक चुनाव नहीं कराया। उस पर भी हालांकि सवाल है, जो आपने दावा किया, सवाल उस पर भी है कि जो आप कह रहे थे उसमें ऐसा कश्मीर में कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, आपने सेंसरशिप लगा रखा है, आपने वहां नेट नहीं चलने देते, साल में 6 महीना 8 महीना आप नेट नहीं चलने देते, या इतनी कम स्पीड पे चलाते हैं, जो चलाना न चलाना बराबर के बराबर है। पूरे देश भर से उनको काट के रखा है। अभी आपने वहां एक सम्मेलन करने की कोशिश की, कई लोग आए नहीं, इवन की जो आपका बहुत बड़ा दोस्त सऊदी अरबिया था वो तक नहीं आया, वो भी पाकिस्तान ने बहिष्कार किया, उसने भी बहिष्कार कर दिया। सवाल है कि जब हम अपने मुंह से गाल बजाएंगे और लोगों तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचने देंगे। अब आप मीडिया पार्ट की रिपोर्ट एक आई है कि फ्रांस में जो है क्या कहते हैं, आपका राफेल पर जो है वो अदालत ने सवाल पूछा और भारत से मांगा है कि आपके यहाँ जो जांच हुई थी, जो हुआ था, उसको भेजिए ताकि हम इसमें इसकी कंटिन्यूटी में डालें। अभी जब प्रधानमंत्री गए हैं, तो आपने मीडिया पार्ट की रिपोर्ट कहीं पढ़ी? यहां तक कि जो लोग मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को अपने यहाँ प्रकाशित करते थे, अब की बार पता नहीं क्या हुआ है कि उन्होंने भी अपने यहाँ प्रकाशित नहीं किया। मैं तो हिंदू से लेके सब ढूंढता रह गया, कहीं मुझे जो है मीडिया पार्ट की रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। एक आध सोशल मीडिया पर देखने को मिली। कल इस पे कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कल कल प्रधानमंत्री का फ्रांस दौरा और राफेल, इस पे एक चर्चा हम लोग कल उसमें विस्तार से करेंगे, पूरे डिटेल्स में। ये बहुत अब वहां जरूरी है। अदालत जांच कर रही है इसका, जी फ्रांस संजीव में जी। अदालत जांच कर रही है। लेकिन आप जी देखेंगे कि कहीं मीडिया पार्ट की रिपोर्ट की अदालत ने ये मांगा है, अदालत ने ये सवाल उठाया है, आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। हमें तो नहीं दिखाई पड़ा भाई, अगर आपको दिखाई पड़ा हो तो हमारे लिंक भेज दीजिएगा, हम भी देख लेंगे। और मीडिया पार्ट में जो ये रिपोर्ट छपी है, तो वो पेड है। तो पेड होने का मतलब है कि पहले आप उसका सब्सक्रिप्शन दीजिए, तब आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो बहुत बार वायर और ये लोग जो है उनसे लेकर के जो है अपने यहाँ दे देते थे। अब की बार तो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट ही नहीं आई कि इस पर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। और जबकि लेटेस्ट डेवलपमेंट सब इनके खिलाफ है, इनके पक्ष में कुछ भी नहीं है। और वहां मैक्रो जो राष्ट्रपति हैं, वो तक उसमें फंसे हुए हैं, जी संजीव जी, फ्रांस में। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कल इसमें विशेष चर्चा करेंगे, फ्रांस का देखिए दौरा और राफेल। देखिए, बात आपने क्वेश्चन जो किया था वो किया था कि इनके लिए क्या कोड हो। देखिए, इनके लिए कोड दल बदल विधेयक तो ऑलरेडी लाया गया था, लेकिन दल बदल विधेयक के जो उद्देश्य थे, वो उद्देश्य टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अलग डिफ्यूज कर अलग दिया टाइम पे उसको। उसमें डिफ्यूज कर दिया, अलग अलग टाइम पे अमेंडमेंट्स होते गए। एक दो अमेंडमेंट्स वाजपेयी जी के टाइम में हुए थे, तो वो अमेंडमेंट के बाद अब इन्होंने नया रास्ता निकाल दिया है कि अगर नहीं मिलते हैं 2/3 लोग, तो फिर और इस्तीफा दिलवा दो, रिजाइन करा दो अगर उनकी सदस्यता जाती है। देखिए, अब इसके लिए अब नए तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं, क्योंकि इसमें दो एक बेसिक इशू ये है कि अगर पार्टी का विधायक और सांसद अपने दल की नीतियों से संतुष्ट है, तो उसके पास विद्रोह करने के सिवाय और क्या चारा है। ये एक बेसिक क्वेश्चन उठता है इस पे, जब सांसदों की और विधायकों की तोड़फोड़ होती है। तो अब ये बेसिक क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पे लगातार बहस भी हो रही है कि भाई अगर दल बदल हो रहा है, कोई असंतुष्ट है, तो उसको आप दल बदल के उसमें दायरे में क्यों रखना चाहते हैं, उसकी सदस्यता क्यों लेते हैं। आप उसको रोक रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पार्टी के इनर लोकतंत्र का जो है, इसे अब मानना है पार्टी डिक्टेटर हो जाता है इसमें। तो जी तो ये जो है ना, वो उसको लेकर फिर अब ये डिबेट के बहाना बना के लोग डिफेक्शन कर जाते हैं कि पार्टी में लोकतंत्र था नहीं जी, पार्टी हाईकमान मेरा सुन नहीं रहा था, पार्टी की नीतियों पे वो नहीं चल रहे थे, तो हमने विद्रोह कर दिया, हमने तोड़ दिया। अब उस पे सदस्यता चली जाएगी, तो रिजाइन करा के उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। अब ये डिस्कशन में आ रहा है कि अगर कोई पार्टी के सिंबल पे, पार्टी के आइडियोलॉजी पे लड़के आ रहा है, तो या तो वो 5 साल रहे, और नहीं तो वो रिजाइन करने के बाद उसके लिए कूलिंग पीरियड लगाया जाए कि अगर आप बीच में पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, सदस्यता छोड़ रहे हैं विधानसभा का, या पार्टी तोड़ रहे हैं, तो कम से कम किसी भी दल से, किसी भी राजनीतिक दल से 3 से 4 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जैसे एक अधिकारी के लिए कूलिंग पीरियड कई जगह रखा जाता था, बात हमेशा होती है कि आप अगर रिजाइन कर रहे हैं, तो लगातार ये डिबेट हो रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रिजाइन करते हैं और जाते ही फिर किसी कॉर्पोरेट घराने में लग जाते हैं।
जजेस जो है वो रिजाइन करके तुरंत उनको रखा जा रहा है कई जगहों पे, और सरकार उनसे मनमानी काम कराती है। ये भी लगातार किया जाता है कि जो जज रिटायरमेंट से पहले उनको सरकार कुछ लोभ देती है कि हम आपको इस कमीशन में लगा देंगे, इस कमीशन में लगा देंगे, और सरकार अपनी मनमर्जी कर लेती है। तो उसके लिए भी एक लगातार ये डिबेट चल रही है कि क्या इनके अपॉइंटमेंट्स के लिए भी एक कूलिंग पीरियड लगाया जाए कि जो जजेस रिटायर हो रहे हैं वो 2 साल 3 साल तक कहीं कोई ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उसी ढंग से ब्यूरोक्रेट पे भी लगाने की बात होती है कि कोई रिलायंस का डायरेक्टर बन गया, कोई गौतम अदानी का डायरेक्टर बन गया। अभी खबर आई है कि राजीव महर्षि जो भारत सरकार के बहुत सीनियर अधिकारी थे और वित्त विभाग का शायद सेक्रेटरी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो मुकेश अंबानी की कंपनी में जाके डायरेक्टर बन गए। इसी ढंग से आपने देखा होगा SBI वाली जो मैडम थी, जो चेयरमैन रिटायर हुई थी, कोई राय थी, वो भी मुकेश अंबानी में चले गई थी, गौतम अदानी की कंपनी में चली गई थी। नेताओं को भी अगर आपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स पे चुन के आए हो और अगर आप बीच में छोड़ रहे हो तो आपको दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, आपको दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। इतना जल्दी आपका आइडियोलॉजी कैसे चेंज हो जाएगी? उस पार्टी के अगर लोकतंत्र में अगर पार्टी में लोकतंत्र का खतरा है, लोकतंत्र नहीं है, तो आप रिजाइन देके जनता के बीच जाइए और 5 साल 3 साल तक जनता के बीच ये कैंपेन कीजिए कि पार्टी ने ये लोकतंत्र का दमन किया था। लेकिन आप तो तुरंत 2 मिनट में पार्टी बदल के दूसरी पार्टी से सांसदी भी छीन जाते हो। तो ये इस पे डिबेट इस समय नेताओं के कोड पे जरूर होना चाहिए, आचार संहिता पे, और तो चल भी रहा है। जी शुक्रिया सर, और शुक्रिया आप दोनों का, बहुत ही शानदार बातचीत रही। और जो जनता को फ्री भी कहना हो जरा उस पे जो है इससे अंकुश लगेगा। आप वीडियो पूरा देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब करते रहिए। कल हम लोग मिलेंगे तो प्रधानमंत्री का फ्रांस दौरा के मायने और राफेल कैसे वहां पे उड़ा, तो राफेल घोटाले पे फ्रांस में क्या चल रहा है, कोर्ट में भारत के जो जांच हुई, कहाँ गया जांच, तमाम ये सब पहलुओं पर चर्चा कल करूंगा। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया सर, थैंक यू।